और कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होता है, तो हमें पता है कि जो टेरिकोमैंडिबुलर रेफी है ना वो डैमेज होते हैं। और कभी कभी कोई नर्व भी पूछ लेते हैं, तो फेशियल नर्व पैरालिसिस होती है, वो भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट सेंसेशन लॉस ऑन द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, नर्व डैमेज कौन सी होगी? हमारी ग्लॉसोफेरेंशियल नर्व होगी। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आस्क्ड है, तो अगर जनरल सेंसेशन का पूछते हैं तो लिंगुअल नर्व। जनरल सेंसेशन वर्ड्स पे आप नोटिस करें, वर्ड्स को नोटिस करें कि जनरल सेंसेशन अगर पूछते हैं दैन यू हैव टू चूज़ लिंगुअल नर्व। अगर पोस्टीरियर 1/3 पूछ रहे हैं तो ग्लॉसोफेरेंजियल, इंटीरियर 1/3 पूछ रहे हैं, 2/3 पूछ रहे हैं तो कॉर्डा टेम्पनाई। और अगर मोस्ट पोस्टीरियर वर्ड होता 1/3 ऑफ टंग पे, मोस्ट पोस्टीरियर तो वेगस नर्व होती। तो इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय कॉर्डा टेम्पनी ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, posterior 1/3 glossopharyngeal, most posterior that is vagus nerve, and general sensation of the tongue, then you have to choose lingual nerve. 34 cellulite in submandibular gland which is 7 mm in size, treatment should be cellulodocoplasty. ठीक है, सेलोडोकोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो बहुत बड़ा अगर एक डक्ट में या ग्लैंड में कोई सेलुलिट है तो आपने सर्जरी करवा के कट कर लेना है। उसके बाद 80% ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इज़ प्रेजेंट इन पैरोटिड ग्लैंड। तो ट्यूमर्स जो मोस्ट कॉमन होता है वो पैरोटिड ग्लैंड के होते हैं। इन्फीरियर वॉल ऑफ द ऑर्बिट इज़ डैमेज, द इंफ्राऑर्बिटल नर्व विल बी डैमेज्ड। ओके, इन्फीरियर वॉल पे ना जो ब्रांच है मैक्सिलरी नर्व की वो होती है, तो इंफ्राऑर्बिटल जो नर्व है वो डैमेज होगी। इन्फीरियर वॉल ऑर्बिट की, तो उससे ही आपने एक नर्व याद करनी है, इंफ्रा ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिट के नीचे वाली नर्व। ओके, तो इस तरीके से भी चीज़ें याद होती हैं। मीजोलिंगुअल ग्रूव इज़ प्रेजेंट ऑन विच मैंडिबुलर टूथ? मीजोलिंगुअल ग्रूव इज़ प्रेजेंट ऑन हमारे फर्स्ट प्रीमोलर पे होती है। फर्स्ट प्रीमोलर पे मीजोलिंगुअल ग्रूव जो होती है वो मैंडिबुलर टूथ पर प्रेजेंट होती है। टेस्ट रिसेप्टर्स और केमोरिसेप्टर्स। इफेक्ट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन के वो इंक्रीज़ करता है इससे नोड ऑफ डीपोलराइजेशन। अच्छा, आपने ये चीज़ें पढ़ लेनी है, क्रोनोट्रोपिज्म, आयोनोट्रोपिज्म, ड्रोमोट्रोपिज्म, ये इंपॉर्टेंट हैं। और हमें पता है कि जो नॉरएपिनेफ्रिन का इफ़ेक्ट है वो क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है ऐसे नोड। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन इज़ इनहिबिटेड बाय सोमेटोस्टैटिन। क्वेश्चन 41, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन CSF का, कि वो क्वेश्चनिंग इम्पैक्ट देता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन क्या है? कि ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस कभी कभी दे दिए होते हैं। अब इसमें देखो कि आप लिपोलाइसिस भी सही है, ग्लाइकोलाइसिस भी सही है, ग्लाइकोजेनेसिस भी सही है। तो सबसे पहले आपने चूज़ करना है ग्लाइकोजेनेसिस को, और अगर ये ऑप्शन में ना हो देन यू हैव फर्स्टली यू हैव टू चूज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस को सबसे पहले ही चूज़ करना है, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है वो बॉडी में शुगर को इंक्रीज़ करता है, हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है, तो इट मीन्स कि बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सबसे पहले आपने उसको चूज़ करना है, देन ग्लाइकोजेनेसिस को। अगर ये दोनों ऑप्शन में ना हो देन यू हैव टू चूज़ ग्लाइकोलाइसिस। अगर ये भी ऑप्शन ना हो देन यू हैव टू चूज़ लिपोलाइसिस। तो ये पूरी एक सीक्वेंस बनती है जो आप पूरे पास पेपर्स में इस तरीके कॉर्टिसोल पे ना 3-4 सवाल हैं जिसमें ऑप्शंस डिफरेंट दिए गए हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस को चूज़ करना है, क्योंकि मेन जो फंक्शन है ना वो उसका यही है कि वो हाइपरग्लाइसीमिया बॉडी में करवाता है। और उसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस, देन ग्लाइकोलाइसिस, देन जो है वो हमारा लिपोलाइसिस आ जाएगा। एंटीरियर रिलेशन ट्रेकिया का चेस्ट में कौन सा है? ये हमारा होगा आर्टिक आर्च का। ये जो रिलेशंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, थोरेक्स में ये बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। रिच क्लासिफिकेशन जो है वो एडवर्ड क्लासिफिकेशन है हमारी। A patient has a right mandibular molar present but the opposed dentition is absent. So the case is नॉट इंक्लूडेड इन कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन। तो राइट मैंडिबुलर मोलर प्रेजेंट है लेकिन अपोजिट टीथ में नहीं है, अपोजिट डेंटिशन में नहीं है टीथ, तो वो कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन नहीं आएगा। ये आपने कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन पढ़ लेनी है, रिच क्लासिफिकेशन पढ़ लेनी है, उसके जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये सारे हैं ना, इसमें पहले होता है कि एक
जो है वो हमारी टाइप 1, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, ठीक है। उसमें जो बेस्ट होती है वो यू होती है। नाइफ़ जो शेप्ड होती है वो वर्स्ट होती है। मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन आपने वो चीज़ पढ़ लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन 46, टेंचर बेस्ड मटेरियल्स कैन बी मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो ये होगा हमारे जो बेस मेटल एलॉयज़ होते हैं, कोबाल्ट, क्रोमियम एलॉय, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डेंचर बेस्ड मटेरियल्स के लिए। What are the advantages of using base metal alloys in dentures? So advantages जो हैं base metal alloys में, वो एक तो lighter in weight होते हैं, वो high strength and durability होती है। तो अब इसमें तो आंसर लाइट इन वेट है, बट आई थिंक दैट इट शुड बी सी, हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। लेकिन मैंने ये चीज़ भी कंफर्म की थी ऑल्सो, सो दे सेड यू हैव टू फॉलो द की ऑफ कॉन्फिडेंट। दिस इज़ द राइट आंसर। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो होती है वो हमारी होती है IgG3 की। अब दिस इज़ ऑल्सो प्रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में सबसे पहले IgM उसका काम होता है, ग्रेटर देन IgG, और IgG के भी टाइप्स हैं। आपने ये फार्मूला याद रखना है 3, 1, 2, 4। तो IgG3 पहले आएगा, देन IgG1 एंड देन IgG2, IgG4। ओके, अच्छा ये यहाँ पे लिखी हुई भी है। A 1-year-old child had a DMFT score of 3. What is the appropriate management? तो फ्लोराइड जेल्स देंगे DMFT स्कोर में। जो क्वेश्चन आपको लगे ना कि आपके समझ नहीं आ रहा, उसका आप सर्च कर लें और उसके स्कोर्स भी आप देख लें और उसकी ट्रीटमेंट। लोजेंजेस आर प्राइमरी यूज्ड फॉर। जो लोजेंजेस होती हैं, यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो एक बड़ा सा सिनेरियो देते हैं और उसमें कहते हैं कि पिंक डिस्कलरेशन आ जाती है चाइल्ड के टीथ पे, तो कौन से उसको लोजेंजेस दिए गए हैं। तो ब्लैक डिस्क्लोजर के लोजेंजेस दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक पिंक अपीयरेंस आ रही होती है टीथ पे। क्वेश्चन 51, अ चाइल्ड हैज़ swallowed a full tube of toothpaste. What should be the management? तो टूथपेस्ट लिया है तो उसकी मैनेजमेंट होगी कि हम हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और उसकी कोई मतलब स्टमक को वॉश करेंगे कैल्शियम क्लोराइड वगैरह के साथ। On histology slide, or lymphoid organ partially covered by stratified squamous epithelium, what it might be? तो टॉन्सिल्स जो होते हैं हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से कवर्ड होते हैं, और जो सिंपल कॉलमनर, सिंपल क्यूबाइडल्स जो होते हैं वो पेयर्स पैचेस होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी, ये अलग अलग भी पूछ सकते हैं। एक्टोपिक सलाइवरी ग्लैंड की मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है वो चीक है, चीक रेदर देन हार्ड पैलेट। Gamma rays primarily used for the sterilization of surgical gloves and syringes. Most common cause of vaginal infection during third trimester, that is वैसे इसमें ऑप्शन जो है वो कैंडिडा होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एराटा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक के लिए हमारा जो होता है वो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप पूछ रहा है ना वो ग्राम नेगेटिव होगा। फॉर्म सेल्स एरिथ्रोमा का ड्राइव होता है मैक्रोफेजेस से। मेजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एलिवेशन ऑफ QT एंड ST सेगमेंट अकर काजेस। तो आपने QT और ST सेगमेंट को एलिवेशन का नहीं देखना, आपने चीज़ क्या देखनी है, मेजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद। तो मेजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हाइपरकेलीमिया होती है, और अगर रिपीटेड और जो मोर कंटिन्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आए ना, तो उसमें हमारा होगा हाइपरट्रिकोसिस या हाइपरट्रिकोसिस नहीं सॉरी हाइपरक्रोमेटोसिस या हाइपरसिड्रोसिस। ओके, सो आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू नेम्स। सो हाइपरट्रिकोसिस और सॉरी हाइपरसिड्रोसिस और हाइपरक्रोमेटोसिस, इन दोनों में से आपने चूज़ करना है। और अगर यहाँ पे बोलते मेसिव कंटिन्यूस और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन कंटिन्यूस, ठीक है, और उसके बाद अगर क्वेश्चन में आए सिर्फ रिपीटेड ट्रांसमिशन, ओनली रिपीटेड अगर वर्ड आए, तो आपने हाइपरकेलीमिया को करना है। अच्छा, क्वेश्चन 58 है, आफ्टर मेजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एलिवेशन ऑफ QT एंड ST सेगमेंट अकर काजेस हाइपरकेलीमिया होगा। आपने ये चीज़ देखनी है कि मेजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हाइपरकेलीमिया होता है,
और अगर सिंपली कहें मल्टीपल या रिपीटेड ट्रांसमिशंस में तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। लेकिन अगर ऐसे बोले ना कि मल्टीपल या रिपीटेड ट्रांसमिशंस इन केस ऑफ थैलेसीमिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्ड हो, तो उसमें आपने चूज़ करना है हेमोक्रोमेटोसिस और हेमोसिड्रोसिस। ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट मे अकर इन ICU पेशेंट विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स? तो डेलीरियम होती है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड दैट इज लॉसेस फेरिंजियल नर्व। Fanconi syndromes leads to ATP depletion which primarily results in, अच्छा, अमाइनो एसिड्यूरिया या ग्लाइकोसिड्यूरिया भी ऑप्शन में दे देते हैं। तो फेंकोनी सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें मेनली जो PCT अफेक्टेड होता है। ओके, और उसके रिज़ल्ट में अमाइनो एसिड्यूरिया या ग्लाइकोसिड्यूरिया होता है। और इसके ऑपोजिट में एक और भी दो सिंड्रोम्स पे दे रहे होते हैं, एक लिडल सिंड्रोम, दूसरा बैटल वाला सिंड्रोम। तो बैटल सिंड्रोम ऐसा ही है जैसे अफेक्ट करता है हमारा लूप ऑफ हैनले को। ठीक है, तो बैटल सिंड्रोम में भी लूप ऑफ हैनले जो है वो अफेक्टेड होता है। और उसके अलावा अगर लिडल सिंड्रोम देखें तो जैसे थायराइड्स में DCT अफेक्ट होता है, तो लिडल सिंड्रोम में भी DCT अफेक्ट होता है। Principal difference between cytotoxic type 2 and immune complex type 3 hypersensitivity is site where antigen antibody complexes are found। तो हमें पता है कि साइटोटॉक्सिक जो होता है उसमें हमारा IgG इन्वॉल्व होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, और जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है उसमें एंटीबॉडी एंटीजीन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उससे डैमेज होता है सेल्स या हमारे टिश्यूज़ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप में। तो डिफरेंस क्या हो गया कि साइट वेयर एंटीजीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनती हैं हमारे टाइप 3 में, और टाइप 2 में हमारा IgG सिर्फ एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है। Supraorbital nerve and supratrochlear nerve merge at medial side of the orbit to form एंगुलर वीन, और वो जाके फिर वो फेशियल बीन बना देती हैं। तो सुप्राट्रोक्लियर और सुप्राऑर्बिटल नर्व जब मिलती हैं मीडियल साइड ऑफ ऑर्बिट पे तो वो एंगुलर वीन बनाती हैं एंड देन फेशियल वीन बना देती हैं। वीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक एक्सटर्नल जुगुलर वीन, इंटरनल जुगुलर वीन। यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। कैरोटिड शीथ, ये हाई यील्ड्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमिकली। ओके, फेशियल वीन। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी काज्ड बाय, देखिए मैंने आपको बताया था कि डिजॉक्सिन जो टॉक्सिसिटी है वो काज बाय अगर पूछें तो वो होगा हमारा कंकरेंट यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स। या डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी भी कभी कभी दे रहे होते हैं, और वो ख़ुद क्या करवाता है। अगर ऐसे बोलता क्वेश्चन में डिजॉक्सिन काजेस तो हाइपरकैलेमिया हम ऑप्शन में चूज़ करते हैं। क्वेश्चन 65 मेन बफर सिस्टम जो है वो बाइकार्बोनेट है। ओके, तो ये भी रीनल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है AA की क्विक हिंट्स में कि मेन बफर सिस्टम बाइकार्बोनेट है। और अगर इंट्रासेलुलर बोलें तो ये प्रोटीन्स हो गई, और RBCs का हेमोग्लोबिन हो गया, इस तरीके से। और अगर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हमारे बफर सिस्टम पूछते यूरिन में, तो क्वालिटेटिव तो और क्वांटिटेटिवली आपने देख लेनी है, अमोनिया और फॉस्फेट्स का देते हैं। ठीक है, Why is there a ground glass appearance in fibrous dysplasia? Because fibrous tissue बहुत ज़्यादा बन जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाती है। Fibrates and benzodiazepines कॉमनली अफेक्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर गाबा को पोटेंशिएट कर देते हैं। A warty variant of squamous cell carcinoma characterized by a predominantly exophytic overgrowth of well-differentiated keratinizing epithelium having minimal atypia and with locally destructive pushing margins at its interface with underlying connective tissue। एक्सोफाइटिक ओवरग्रोथ आपने देख लेनी है कि इसमें पूछ रहा है एक वेरिएंट है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का, तो ये होगा वेरिकोस हाइपरप्लेशिया। अच्छा, a warty variant of squamous cell carcinoma characterized by a predominantly exophytic overgrowth of well-differentiated keratinizing epithelium having minimal atypia with locally destructive pushing margins at its interface with underlying connective tissue। So this is case of carcinoma, I'm sorry, squamous cell carcinoma का ये वेरिएंट है, नॉट हाइपरप्लेशिया। अगर यहाँ पे कार्सिनोमा नहीं होता तो हम फाइब्रोमा भी कह सकते थे, क्योंकि फाइब्रोमा का एक कॉली लाइक फ्लावर एक्सोफाइटिक हम अगर इमेजिन करें तो वो एक शेप होता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का वेरिएंट कह रहे हैं, तो ये वेरिकस कार्सिनोमा होगा, एक्सोफाइटिक ओवरग्रोथ होगी। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लोकली मलिग्नेंट। लोकली मलिग्नेंट हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा भी होता है, मेलानोमा भी होता है, एमेलोब्लास्टोमा भी होता है, लेकिन आपने सबसे पहले बेसल सेल कार्सिनोमा को चूज़ करना है। दिस इज ऑल्सो प्रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। HIV patient, heavy smoker, bluish lesion on maxillary gingiva. This is because of मेटास्टेटिक मेलानोमा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर स्किन की बात होती ना तो उसमें हम कैपोसिस सार्कोमा करते हैं। क्वेश्चन 71, अ वाई शेप्ड ऑक्लूजल ग्रूव इज़ मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टी। तो ये भी प्रीमोलर्स में ही होते हैं, तो ये मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर हो गया। वाई शेप्ड जो ऑक्लूजल ग्रूव है, जो ग्रूव्स अगर जहाँ पे भी होना मीजियोलिंगल हो, वाई शेप्ड ऑक्लूजल ग्रूव हो, तो आपने ना प्रीमोलर को सबसे पहले दिमाग में लाना है, तो ये मैंडिबुलर प्रीमोलर सेकेंड वाला है। उसके बाद एक ग्लूकोज इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू, तो ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और हमने एक उसमें भी पढ़ा है अमाइनो एसिड्स भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रीनल में ट्रांसपोर्ट होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और अगर यहाँ पे मेंशन्ड होता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से या डिफरेंस की वजह से, तो उसमें हम ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन वो क्वेश्चन अलग होता है। इसी तरीके से सिंपल डिफ्यूजन का भी एक क्वेश्चन आ रहा होता है, DL एंड ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं, उस पर फिर कंसंट्रेशन डिफरेंस मेंशन नहीं होता, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आसिम शुएब में मैंने एक पढ़ा था, लेकिन कभी मैंने रिसेंट में देखा नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन मैंने इस वजह से बता दिया कि इन केस अगर आ जाए तो आपने उसमें जो स्नैरो दिया हुआ होगा उसमें आपने ये चीज़ नोटिस करनी है। क्वेश्चन 73, एन इंक्रीज इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म। तो ये थायराइड हार्मोन करवाता है, ओके, इंक्रीज़ करवाता है लेकिन मेटाबॉलिज्म। लेकिन अगर स्टोरेज की बात आती ना कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट स्टोरेज कहाँ पे होती है, तो वो हो गया हमारा इंसुलिन। यानी कौन करवाता है बॉडी में ये स्टोरेज, तो ये इंसुलिन होता। In a liver transplant patient, drug causing neurotoxicity, nephrotoxicity, but doesn't cause bone marrow suppression. अच्छा, इसमें होगा साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से होता कि ड्रग जो काज करवाती है न्यूरोटॉक्सिसिटी नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी विद बोन मेरो सप्रेशन, तो हम करते हैं सिस्प्लास्टिन। सिस्प्लास्टिन जो होती है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी भी करवाती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी करवाती है, उसके साथ साथ बोन मेरो को सप्रेस भी करती है। इन ह्यूमंस एंड प्रोडक्ट प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की यूरिक एसिड होती है। दिस इज अ रोड क्वेश्चन। 76, लेटरल स्कल फ्रैक्चर है एट द जंक्शन ऑफ पाइटल टेम्पोरल एंड फ्रंटल बोन्स इज मोस्ट लाइकली टू डैमेज मिडिल मेनिंजल आर्टरी होगी। इसका बड़ा स्नेरो देके ना आपको ये चीज़ आखिर में देंगे, फिर उसका आंसर होगा मिडिल मेनिंजल आर्टरी। तो हमें पता है कि एच शेप जो होता है ये हमारा मिडिल मेनिंजल आर्टरी होती है उसमें, और ये बहुत थिन होता है और हाई फ्रैक्चर चांसेस होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सेकंड वाला भी पास पेपर हो गया फरवरी का।